हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। और इसे शुरू करने के पीछे कारण क्या थे, पहले उसके ऊपर नज़र डालेंगे। इस मूवमेंट के अंदर क्या क्या घटनाएं रही वो हम देखेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने के क्या कारण थे। तो पहली बात तो ये कि ये जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद। जस्ट 1918 में वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो जाता है और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उसका एक तो वॉर से काफ़ी बड़ा ताल्लुक था क्योंकि जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी मदद की थी। इवन नेशनलिस्ट लीडर्स ने आर्मी के एनरोलमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की। काफ़ी सारे भारतीयों ने आर्मी के अंदर एनरोल किया। तो जो भारतीय लोग थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ऑटोनॉमी देगी, यानी कि खुद की अपनी गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1990 में वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था इंडियंस के लिए। और इन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट देने की जगह ब्रिटिशर्स ने और उल्टा रिप्रेसिव एक्ट्स लेके आ गए, जैसे कि रौलत एक्ट, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल सकते थे और वो अपील भी नहीं कर सकता और किसी भी घर की बिना वारंट के तलाशी ले सकते थे। तो इससे काफ़ी रिजेंटमेंट था जनता के अंदर। उसके बाद होम रूल मूवमेंट, ये वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसी टाइम स्टार्ट की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। इसे जगह जगह गांव में और शहरों में सब जगह लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई थी। तो इसके कारण पहले से ही स्टेज सेट हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स पे। वर्ल्ड वॉर वन के कारण इवन वॉर ख़त्म होने के बाद भी जो प्राइसेस थे वो सब चीज़ों के दुगने हो चुके थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे थे वो पीजेंट्स थे, क्योंकि फसलों के दाम वहीं के वहीं थे लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जातियाँ की गई गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए पेजेंट्स भी बहुत परेशान थे। उसके बाद एक और मेन जो कारण था जलियांवाला बाग। इससे पूरा देश जो है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस का जो में बिलीव करते थे उसकी पूरी फेथ शैटर हो गई। यहाँ पे रॉलट एक्ट के समय पंजाब के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी का फेस्टिवल मनाने जलियांवाला बाग में। और वहाँ पे जनरल डायर ने घुस के एंट्रेंस बंद करके 10 मिनट तक गोलियां चलाई बाग के अंदर लोग निहत्थे लोगों पे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो हज़ारों लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल हुए। तो इसके बाद से पूरे देश के अंदर जो माहौल था वो एंटी ब्रिटिश हो चुका था ऑलरेडी। और एक और जो मेरा मेन कारण था वो था खिलाफत मूवमेंट। तो वर्ल्ड वॉर जो थी वो किन ताकतों के बीच में हुई थी? एक तरफ तो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इटली, ये थे। और दूसरी तरफ जो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही टर्की भी आता था। और जो टर्की का सुल्तान होता था उसको कैलिफ मानते थे ये लोग। वो इनका रिलीजियस हेड था मुस्लिम्स का। तो इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स इंक्लूडिंग भारत के मुस्लिम्स भी अपना रिलीजियस हेड मानते थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि वार ख़त्म होने के बाद टर्की के साथ नरमी से पेश आया जाएगा और उनसे उनकी टेरिटरीज नहीं छीनी जाएंगी। लेकिन जैसे वार ख़त्म हुई वो उनसे उस ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले थे, सुल्तान से उनकी पावर्स छीन लेनी जाने वाली थी। तो इसी के अगेंस्ट पूरी दुनिया में मूवमेंट शुरू होता है और इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स होते हैं वो होते हैं अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। और इन्हीं के साथ मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहानी भी इन्हीं के साथ होते हैं। तो महात्मा गांधी जी सोचते हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि अगर हम इस समय खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिला लें, उनके इशू को अपने जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड से रिलेटेड आंदोलन के साथ जोड़ लें,
तो ऐसा कई सालों में 1857 के बाद पहली बार होगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आएंगे। और अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए तो ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। तो इसी के कारण जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और खिलाफत मूवमेंट है वो आपस में मिल जाते हैं। और इसी के साथ ऑल ओवर इंडिया जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इसी समय जो कांग्रेस है वो भी अपने अंदर मेजर बदलाव लेके आती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। और ये बदलाव कुछ इस तरीके से थे कि पहले जो गवर्नमेंट कांग्रेस का जो गोल था, उसका गोल था सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि वो सरकार को पेटिशंस भेजेगी, याचिकाएं भेजेगी, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव के तरीकों से ही जो है सेल्फ गवर्नमेंट पाने की कोशिश करेगी, स्वराज पाने की कोशिश करेगी। तो ये सिर्फ लीगल मीन्स पे डिपेंड करता था, मास पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस एक बहुत मेजर बदलाव लेके आती है। अब वो अपना गोल डिक्लेयर कर देती है स्वराज थ्रू पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अब अलाउड हैं, आंदोलन अलाउड है, सत्याग्रह अलाउड है, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब तरीके अब कांग्रेस अपनाने वाली है। अब इसी के साथ कांग्रेस जो है वो साल में पहले एक ही बार मिला करती थी, एक एनुअल सेशन होता था उनका, और बाकी सारा साल लीडर अपनी अपनी जगह ऑपरेट कर रहे होते थे। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि इतने बड़े आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन को पूरी इंडिया के अंदर चलाना है, तो सारा टाइम एक उसके लिए कमेटी रखी गई कि कांग्रेस जो है वो 365 डेज फंक्शन कर सके। तो ये 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई गांधी जी के कहने पे। पहले तिलक ने भी कुछ साल पहले इसका सजेशन दिया था, पर उस समय कांग्रेस में पास नहीं हो पाया था। तो अब गांधी जी ने इसको की अध्यक्षता में ये पास हो गया, और उसके बाद ये कांग्रेस जो है फुली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई पूरा साल। उसके बाद कांग्रेस के अंदर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ बनाई गई, जो कि आम लोगों की उनकी ही भाषा में उनके साथ वहाँ पे कमिटीज सेट करें। उसके बाद जो मेंबरशिप थी कांग्रेस की वो काफ़ी घटा दी गई, सिर्फ 4 आना कर दी गई एक साल की, ताकि जो नॉर्मल गरीब लोग हैं वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ सकें। और कांग्रेस ने कोशिश की कि अंग्रेजी को हटाओ, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। तो ये भी प्रस्ताव इसमें रखा गया। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब ये स्टार्ट हो रहा था तो काफ़ी सारे जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, स्पेशली बंगाल के, वो भी इसके समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि हम भी आप में भरोसा रख के देखना चाहते हैं, हम भी अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को छोड़ देंगे और नॉन कॉपरेशन से ही, पीसफुल तरीके से ही सरकार से स्वराज पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसंत और जीएस खरपटे और बिपिन चंद्र पाल, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉफुल मेथड्स में बिलीव करते थे। तो इन्होंने इस समय कांग्रेस से संन्यास ले लिया, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। पर इनके छोड़ने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का इस समय गांधी जी को यूथ का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ थे, बाकी के सारे जो देश की जनता थी। तो इसके फीचर्स क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर? तो एसेंशियली ये पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इंडियंस को बोला गया कि अपने जो भी टाइटल्स हैं और और वो लौटा दो, अपनी सीट्स छोड़ दो जो भी उनको सरकार के अंदर मिली हुई हैं, और अपनी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो। बच्चों को स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों से, कॉलेजेस से, जो ब्रिटिश स्कूल हैं उनसे बाहर निकालो। और एक बहुत बड़ा फीचर जो इसका था वो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खाली इंडियन मेड गुड्स का इस्तेमाल करना। खादी इस समय में देश का राष्ट्रीय आंदोलन का सिंबल बन गया। उसके साथ ही जो इलेक्शंस होने थे 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग, उन्हें भी बॉयकॉट किया गया, और लोगों को भी कहा गया कि इसके अंदर जाके वोट मत करें। तो अब देखते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे फैला। तो शुरुआत होती है तो गांधी जी और अली ब्रदर्स ऑल ओवर इंडिया जाके टूर करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। और इसी बीच शुरुआत में बच्चे, 90,000 बच्चे, बच्चे तो पहले ही आगे रहते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, तो 90,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। तो नेशनल लीडर्स कहते हैं कि अब इतने सारे जो बच्चे हैं ये स्कूल छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस इस टाइम खुलते हैं, और इनमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं वो है जामिया मिलिया
अलीगढ़ में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। और इस काम में काफ़ी सारे नेशनल लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने में मदद करते हैं। उसके साथ काफ़ी सारे जो लॉयर्स होते हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद। और अ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। और इतना ज़्यादा प्रचलन होता है इस मूवमेंट का कि जो इंपोर्ट्स होते हैं विदेशी कपड़ों के, वो एक ही साल के अंदर गिर के आधे हो जाते हैं। पहले 1 करोड़ 2 लाख इंपोर्ट होते थे कपड़े एक साल में। अब 57 लाख पे आ जाता है वो जो इंपोर्ट है। और जो वुमेन भी काफ़ी भारी मात्रा में मूवमेंट में ज्वाइन करती हैं, अपने गहने वगैरह वो दे देती हैं ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें जो मूवमेंट की चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए। और वो क्लोथ, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के आगे धरना करने में, पिकेटिंग में बहुत सपोर्ट करती हैं। इवन जो लिक्वर की शॉप्स हैं उन्हें इस समय काफ़ी भारी घाटा पहुंचता है। इवन ब्रिटिश अखबार तो एडवर्टाइजमेंट भी निकालने लग जाते हैं ये बोलने के लिए कि इतिहास के बहुत सारे महान पुरुष हैं जैसे कि नेपोलियन, सीजर, टेनिसन, ये सब भी शराब का सेवन करते थे। तो ये काफ़ी मास स्प्रेड होती है, ये जो पिकेटिंग की एक्टिविटी है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद अली ब्रदर्स कहते हैं कि मुस्लिम्स के धर्म के ये खिलाफ है कि वो आर्मी को ज्वाइन करे, तो वो कहते हैं कि आर्मी से छोड़ देना चाहिए लोगों को, आर्मी में नहीं सर्व करना चाहिए मुस्लिम्स को। इसी चार्ज पे अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब गांधी जी को ये बात पता चलती है तो गांधी जी भी यही बात बोलते हैं कि कांग्रेस के अंदर सिमिलर रेजोल्यूशन पास करा देते हैं कि जो बाकी की भारत की कम्युनिटी है उसे भी आर्मी के अंदर एनरोल नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी मास स्प्रेड मूवमेंट था ये। और इसी के साथ काफ़ी सारी छोटी जो आम स्ट्रगल्स चल रही थी वो भी इसी के साथ आके मिल जाती हैं। जैसे अवध किसान सभा होती है यूपी में, इका मूवमेंट होती है यूपी में। और सिखों की मूवमेंट होती है। वहाँ महंत जो होते हैं गुरुद्वारों के वो काफ़ी करप्ट हो चुके होते हैं, तो उनके अगेंस्ट सिखों की मूवमेंट भी इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ आके जुड़ जाती है। तो सरकार इसके अगेंस्ट क्या प्रतिक्रिया करती है? तो शुरू में तो सरकार कुछ भी नहीं करती है और वो सोचती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, पीसफुल मूवमेंट है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग। लेकिन जब बाद में जैसे कि मैंने बताया कि कपड़ों की इंपोर्ट्स गिर गए, लिक्वर के जो है इंपोर्ट्स गिर गए, तो उसके बाद सरकार सतर्क हो जाती है। फिर वो लोगों को जेल में डालना शुरू कर देती है। तो लेकिन लोग इस समय पूरे जोर शोर में होते हैं, लोग भी अपना जेल भरना शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारी देना शुरू कर देते हैं कानून तोड़ तोड़ के। तो 2 महीने के अंदर ही 30,000 लोग जेल में डाल देती है सरकार। और गांधी जी को छोड़ के बाकी सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। तो जो कांग्रेस के सारे लीडर्स जेल के अंदर होते हैं वो गांधी जी के ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं कि आप तो बाहर हैं, आप तो कुछ करिए, तो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दीजिए अब। तो गांधी जी 1 फरवरी को 1922 को अ, घोषणा करते हैं कि वो बरदौली गुजरात से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। और उनकी डिमांड होती है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स लिए हैं उनको रिलीज़ करो, और प्रेस की जो कंट्रोल्स थे उस टाइम, जो प्रेस के ऊपर काफ़ी सारे जो हैं प्रतिबंध लगा दिए होते हैं उनको हटाइए। तो लेकिन ये मूवमेंट अभी शुरू ही हुआ होता है कि 3 दिन के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये वापस ले ले लेते हैं, और साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कैंसिल कर देते हैं गांधी जी। और ये इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चौरी चौरा इंसिडेंट एक उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव था चौरी चौरा। वहाँ पे एक प्रोटेस्टर्स की भीड़ निकली, यहाँ जैसे देख सकते हैं। तो ये रात के समय भीड़ पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रही थी, और इनके ऊपर पुलिस ने आके लाठी चार्ज कर दिया, थोड़ी बहुत गोलियां भी चला दी। तो इससे ये भीड़ बहुत काफ़ी भड़क गई। तो इन्होंने पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया और उस पुलिस वाले सारे डर के थाने के अंदर भाग गए, और इन्होंने थाने को आग लगा दी।
और जिन्हें जो भी पुलिस वालों ने बाहर निकलने की कोशिश की उन्हें या तो मार काट डाला या उनको वापस थाने के अंदर वापस फेंक दिया जलते हुए थाने के अंदर। तो इस घटना से गांधी जी काफ़ी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि अभी देश की जनता जो है सत्याग्रह को और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को अच्छी तरह नहीं समझी है कि अगर ऐसा एक इंसिडेंट यहाँ हुआ है तो उसके बाद देश में जगह जगह भी हो सकता है। तो इस कारण गांधी जी इस मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी और इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस थी अब उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये पहली बार एक बहुत बड़े स्तर पे मास मूवमेंट थी जहाँ पे लाखों इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया। इससे पहले इतने ज़्यादा भारतीयों ने किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और पहली बार और लगभग आखिरी बार ही कह लो कि मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला हिंदूज और मुस्लिम से। क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा कम्युनल रूप ले लेती है पॉलिटिक्स। पर यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ थे। तो इस ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिली। और इस मूवमेंट ने कांग्रेस को की पॉपुलैरिटी को सारे देश के अंदर बढ़ा दिया, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये ऐसे बोलती थी कि वो सिर्फ एलिट लोगों की पार्टी है। लेकिन अब इस मूवमेंट ने ये दिखा दिया कि कांग्रेस मासिस आम जनता किसान इन सब के भी साथ देती है। उसके बाद इस मूवमेंट में हर तरह की क्लासेस इन्वॉल्व थी। जैसे मिडिल क्लास तो थे ही इसके अंदर, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इन्वॉल्व थे ही। उसके साथ बिजनेस क्लास भी इन्वॉल्व था, क्योंकि अब अगर हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो और फिर कपड़े हम अपने देश के ही खरीदेंगे। तो इंडियन बिजनेसिस को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस मूवमेंट में, तो वो भी से काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। पीजेंट्स तो गांधी जी के हमेशा से ही साथ रहते थे, तो पीजेंट्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया पीजेंट्स ने। फिर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब स्कूल छोड़ दिए। तो स्टूडेंट्स भी ने भी मास पार्टिसिपेशन दिखाया और वुमेन भी इन्वॉल्व थी इस मूवमेंट के अंदर। तो जो बहुत ही वाइड पार्टिसिपेशन था इसके अंदर मासिस का। और इस मूवमेंट के बाद लोग कॉन्शियस हो गए अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, और उनके अंदर से जो एक डर था गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो ख़त्म हो गया। और इस मूवमेंट ने गांधी जी को एक लीडर एस्टैब्लिश कर दिया मासिस का। तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। उसके बाद जब गांधी जी इस मूवमेंट को रद्द कर देते हैं तो उसके बाद गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। पर उसके बाद वो दोबारा जेल से छूटते हैं और दोबारा नेशनल मूवमेंट को रिज्यूम करते हैं। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।